तारिक मसूद साहब ने किया, चलिए हम मानते हैं कि वो जिस तरह आए वो मामला जस्टिफाई नहीं करता, कहीं ना कहीं गलत था। अबू याह्या नूरपुरी साहब उनके घर चले गए बिना बताए, बिना परमिशन के। अपने बड़ों को हवाला लगवाओ और अपने बड़ों से लिखवा के लाओ। इसलिए मनाजरे के जो रूल्स हैं वो तो हमें वो बताएगा जो मनाजर है। जैसे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं, जैसे हाफिज उमर सिद्दीक साहब हैं। खालिफ मुनाजिर से तो ये मुतालबा करता है कि अपने अमीर से लिखवा कर लाओ, लेकिन मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब जो हैं वो अपनी तायीद किससे लिखवाएंगे? कैसी बात आप कर रहे हैं? आपको यकीन जानिए टाइम क़यामत तक है, हमारा नाम नहीं आएंगे नहीं आएंगे। देखिए मौजू बताएं आप। मौजू यही है कि मिर्जा साहब का एक पंफलेट लिखा हुआ है 72। मौलाना मोहम्मद अदील कादरी साहब ने दोबारा क्लिप बनाया और क्लिप बना के बकायदा ऑन कैमरा उन्होंने ओवैस रबानी साहब को कहा कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को बिठाएं। मुफ्ती साहब से बात हो चुकी है, वो मिर्जा साहब के मुकाबले में बैठने के लिए तैयार हैं। तो अला वजह बसीरत ये कह रहा हूँ कि आपने किसी के साथ नहीं बैठना। मुझे भी अब ये बात, जब आपकी इल्मी पैदाइश भी नहीं हुई थी 2012 से पहले, जैसे आप कहते हैं ना यूट्यूब पे उसकी पैदाइश नहीं हुई थी, तो ऐसे ही जब आपकी इस फील्ड में पैदाइश भी नहीं हुई थी ना, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का तब से हम डंका सुन रहे हैं और वो अपने आप में बहुत बड़े हैं। उन्हें किसी की भी तायीद की जरूरत नहीं है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तायीद की जरूरत नहीं है उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मैं। आज हम बात करेंगे कि उस्ताद मोहतरम मुनाजरे से क्यों भाग जाते हैं। जैसे उनके सामने मुनाजरे लफ्ज का नाम लिया जाता है तो वो लिबाने करना शुरू हो जाते हैं। जब पहली बार मुफ्ती तारिक मसूद साहब हिफ्ज़ुल्लाह ताला के साथ बात हुई तो बड़ी हाइप थी इस मामले की और लोग बड़े खुश थे कि किसी तरीके से चलो इंजीनियर साहब बैठे तो सही। लेकिन उसका आपने देख लिया कि उस्ताद मोहतरम नहीं बैठे। अब देखिए उनको चैलेंज करने वाले मुख्तलिफ लोग हैं। तारिक मसूद साहब ने किया, चलिए हम मानते हैं कि वो जिस तरह आए वो मामला जस्टिफाई नहीं करता, कहीं ना कहीं गलत था। अबू याह्या नूरपुरी साहब उनके घर चले गए बिना बताए, बिना परमिशन लिए, उसको भी हम गलत समझते हैं। लेकिन देखिए जहां तक बात है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब एक कदावर शख्सियत है। उस्ताद मोहतरम की जो बात करते हैं कि अपने बड़ों को हवाला लगवाओ और अपने बड़ों से लिखवा के लाओ। यार जब उस्ताद मोहतरम 2011-12 में अपनी बैठक में बैठ के 4-5 लोगों को तबलीग किया करते थे ना, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के तब भी डंके बजते थे और एक कदावर शख्सियत बरेलवी तबका फिक्र की तरफ से वो माने जाते थे, चाचे जाते थे, जाने जाते थे। उनका एक नाम था, हम बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब एक बड़े मनाज़िर वाले सुन्नत हैं। आज डिविजन्स हो गई हैं। आज अगर दावत इस्लामी वाले अगर उनको अहले सुन्नत से खारिज कर रहे हैं तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये बात कोई मैटर नहीं करती। लेकिन उस्ताद मोहतरम को मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ बैठना चाहिए और उनसे ये मांग नहीं करनी चाहिए कि आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से लिखवा के लाएं। मुझे ये बताएं कि जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब 2012 से पहले जब इंजीनियर साहब की इस फील्ड में पैदाइश भी नहीं हुई थी, तो क्या उस वक्त मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से लिखवा कर लेके जाते थे कि ये मेरा बच्चा है, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार? तो बिल्कुल भी नहीं लिखवा के लेके जाते थे। अब देखें उस्ताद मोहतरम कभी भी मनाजर नहीं रहे, ना बरेलवी जब थे तब, ना जब वो तबलीगी जमात में थे तब, ना जब वो दावत इस्लामी में थे तब, ना जब वो लाल पगड़ी वालों लाल रुमाल वालों की तरफ से थे तब, और ना ही उसके बाद। मनाजर तो वो कभी रहे ही नहीं। इसलिए मनाजरे के जो रूल्स हैं वो तो हमें वो बताएगा जो मनाजर है। जैसे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं, जैसे हाफिज उमर सिद्दीक साहब हैं। अब हाफिज उमर सिद्दीक साहब जिनको शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब रहमहुल्लाह, जिनको उस्ताद मोहतरम बहुत कदर की निगाह से देखते हैं और अहदीस की फील्ड में जो उन्होंने तहकीक की है, जो मोकम लगाए हैं उन्होंने, हुक्म लगाए हैं उन्होंने, उनको लेके चल रहे हैं और उनको बरसगीर का अल्बानी मानते हैं, बहुत बड़ा मुहक्किक अहदीस की फील्ड में मानते हैं। तो मैंने एक मनाजरा देखा जिसमें जो मनाजरा अहले हदीस की तरफ से लड़ कौन रहा था? हाफिज उमर सिद्दीक साहब। और हाफिज उमर सिद्दीक साहब को असिस्ट कौन कर रहा था, यानी कि हदीसों के नंबर और हदीसें निकाल के कौन दे रहा था? शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब। तो इसका मतलब है कि हाफिज उमर सिद्दीक साहब किस पाए के मनाजर है?
تو اب ان کو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اگر میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آپ ساجد میر صاحب سے یا حافظ سعید صاحب سے لکھوا کے لائیں کہ میری ہار، اس کی جیت میری جیت۔ تو سر یہ کیا فضول گوئی ہے؟ حافظ عمر صدیق صاحب کا ایک نام ہے اور آپ خود ان کی بہت عزت کرتے ہیں، اور جب شیخ زبیر علی زئی صاحب کا میں نے بتا دیا کہ وہ ان کو اسسٹ کر رہے تھے مناظرے میں، دیکھیں مناظرہ کرنے کی بات یہ ہر کسی کا ایک فیلڈ ہوتی ہے ہر کسی کی۔ اب بے شک علم کے میدان میں شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن وہ مناظر نہیں تھے۔ اب اسی طرح جب انجینئر صاحب کہتے ہیں نا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو لاؤ، مفتی تقی عثمانی صاحب کو لاؤ یا ساجد میر صاحب کو لاؤ، تو ان تینوں احباب کی یہ فیلڈ نہیں ہے مناظر کی، وہ کبھی مناظر رہے نہیں ہیں۔ تو اپنے چیلے چپاٹوں کو تو استاد محترم یہ کہہ کر سیٹسفائی کر دیتے ہیں کہ انہوں نے بڑے کس دن کے لیے رکھے ہوئے ہیں، بڑوں کو سامنے لاؤ۔ لیکن جو عام لوگ ہیں اور جو اس بات کو سمجھنے والے ہیں وہ ٹھٹھا بناتے ہیں، مزاح بناتے ہیں اس بات کا کہ انہوں نے اپنے چیلے چپاٹوں کو یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا ہوا ہے، وگرنہ یہ بالکل فضول بات ہے۔ استاد محترم آپ کو مناظرہ کرنا ہے تو آپ کو مفتی حنیف قریشی صاحب سے کرنا پڑے گا، آپ کو حافظ عمر صدیق صاحب سے کرنا پڑے گا، اور حافظ عمر صدیق صاحب تو کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ ہمیں تو کہتے ہیں کہ ساجد میر صاحب سے سائن کروا کے لائیں، تو آپ کس سے سائن کروائیں گے؟ رافضیوں سے کروائیں گے سائن یا پھر قادیانیوں سے کروائیں گے؟ کر سکتا ہو، یعنی وہ اپنے فریق مخالف مناظر سے تو یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے امین سے لکھوا کر لاؤ، لیکن مرزا محمد علی جیلمی صاحب جو ہیں وہ اپنی تائید کس سے لکھوائیں گے؟ یا وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں؟ ہم اس نے ظن رکھتے ہیں آپ کے بارے میں اور یقین سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا قادیانیوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی روافض سے آپ کا کوئی تعلق، لیکن پھر انہی کی تو آپ سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ کس کے ہیں؟ آپ کا بڑا کون ہے؟ یا آپ اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا سمجھتے ہیں؟ اب عتیق الرحمان علوی صاحب نے نیو کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ اگر میرا نام لیں گے تو انجینئر صاحب نہیں آئیں گے۔ پہلے بھی اچھی لیکن میرا نام نہ بتائیے گا، لیکن میرا نام نہ بتائیے، آپ کا نام سے وہ ضرور آئیں گے۔ میں بتاؤں مرزا کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ کو یقین جانیے ٹائم قیامت تک ہے، ہمارا نام نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ دیکھ موضوع بتائیں آپ۔ موضوع یہی ہے کہ مرزا صاحب کا ایک پمفلٹ لکھا ہوا ہے 72 صحیح الاسناد احادیث میں، انہوں نے ایک مقدمہ دائر کیا کہ میری 72 صحیح الاسناد حدیث ہیں، ہم اسی کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا مرزا صاحب سچ بولتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں آئیں گے مرزا؟ نہیں آئیں گے۔ اصل میں نا آپ کا اور بڑے علماء کا تو یہ بات صحیح لگتی ہے کیونکہ انہوں نے 5 چیزیں آپ سے پوچھی ہوئی ہیں صحیح سند سے۔ استاد محترم آپ وہ تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہم تو بنا سند کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا قول بھی نہیں لیتے، بابے تے شاہی کو نہیں، بابوں کی بات کیا ہے۔ تو استاد محترم آپ پھر مناظر بھی نہیں ہے تو ذاکر تو نکلے، آپ مجلسیں تو پڑھتے رہے، آپ نے مولا حسن علیہ السلام کے جنازوں پر تیر چلنے والی بات ویسے ہی کہہ دی، اس کی سند جب آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ گول مٹول کر دیتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوا جس دن میں نے خود آپ کے پاس آیا اکیڈمی میں، جلم اکیڈمی میں، اور میں نے سوال کیا تھا کہ استاد محترم کیونکہ کچھ وہابی لڑکے مجھے بڑا سخت میری علمی گرفت کر رہے تھے اور مجھ سے بار بار سند مانگ رہے تھے صلح حسن کی، اور میں سوچ رہا تھا کہ علی بھیا سے صلح حسن کی سند پیش کر دیں گے، لیکن آپ کے پاس تو سند نہیں تھی۔ کچھ لوگوں سے میں نے سنا ہوا تھا کہ آپ سے جب سند مانگے اس پہ تو آپ خفا ہو جاتے ہیں، تو پھر جس دن میں آپ سے ملنے آیا جلم اکیڈمی، اس دن تو میں نے خود یہ سوال کیا تھا ریٹن میں کہ مجھے صلح حسن کی سند پیش کی جائے، تو آپ گول مٹول کر کے پرے پرچی رکھ دیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مفتی جو عتیق الرحمان علوی صاحب ہیں وہ صحیح ہیں، نہ آپ نے جنازے جو مولا حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلانے والی بات تھی جو مجلس آپ نے پڑھی، اس کی آپ نے سند پیش نہیں کی۔ پھر جو صلح حسن کی صحیح سند ہے جو آپ نے جلال الدین سیوطی کے کھاتے میں ڈالی ہوئی تھی کہ اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یار انجینئر صاحب اور آپ کے چیلے چپاٹے وہ تو بالکل ہی، کسی نے آپ سے نہیں کہا کہ سر ہمیں صحیح سند سے حدیث بتائیں، آپ نے وہ بھی نہیں بتائی، وہ بھی مجلس آپ پڑھ گئے۔ اور پھر امام نسائی کی شہادت والا واقعہ، وہاں پر بھی آپ مجلس پڑھ گئے، اس کی بھی سند آپ نے نہیں دی۔ اور 2 اور باتیں ہیں
जो 5 बातें आपको टाइम क़यामत तक दिया हुआ है मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब ने कि उस पर हमें सही सनद बताएं। जो बंदा सही सनद करता था, अब वो कहता है कि हर बात की सनद नहीं होती और छोड़ो सनद, और जो ये सनद मांगे उसको लाइव स्ट्रीम में आपने बैन करके रखा हुआ है। तो प्यारे भाई, उसके बाद मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब, अब जो उवैस रब्बानी साहब ने कहा था कि इंजीनियर साहब के साथ किसको बिठाएं, कोई बंदा ही नहीं मिल रहा उनको, तो अब तो मुफ्ती राशिद हुसैन रजवी साहब ने भी कह दिया कि जनाब मैं तैयार हूँ बैठने के लिए। मैं सजेस्ट करता हूं कि इनको इनके साथ बिठाएं। हम इस पर गौर कर रहे हैं। मजीद आसानी तब हो जब आप उन लोगों से बात करके उनकी रजामंदी से उनका नंबर ले लें, ताकि हमें इत्मीनान हो जाए कि वो बैठने को तैयार है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा। आपने कह दिया उनको बुलाएं, और हम भी बुलाना चाहते हैं, उनसे राब्ता करें, तो या तो वो इंजीनियर साहब के नाम से घबरा जाते हैं, या फिर वो किसी और आलम के नाम से परेशान हो जाते हैं कि होगा क्या, या फिर वो ये सोचते हैं कि पता नहीं हम उनके साथ क्या करने वाले हैं। तो वो अकेले में बैठ के वीडियो बनाने के मास्टर तो हैं। ख्वाहिश है कि वो प्रोग्राम में तशरीफ लाएं, मैं और मौलाना में। इस पर फिर मौलाना मोहम्मद आदिल कादरी साहब ने मेरे साथ राब्ता किया, और राब्ता करके उन्होंने मुझे पूछा कि आया आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मुकाबले में उवैस रब्बानी साहब के प्रोग्राम में बैठने के लिए तैयार है। तो मैंने बिल्कुल अपनी रजामंदी का इजहार किया, और मैंने कहा कि बिल्कुल आप बाकायदा वीडियो में उनको कहें कि मुफ्ती साहब से मेरी बात हो चुकी है, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मुकाबले में बैठने के लिए तैयार हैं। अब मौलाना मोहम्मद आदिल कादरी साहब ने दोबारा क्लिप बनाया, और क्लिप बना के बाकायदा ऑन कैमरा उन्होंने उवैस रब्बानी साहब को कहा कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को बिठाएं, मुफ्ती साहब से बात हो चुकी है, वो मिर्जा साहब के मुकाबले में बैठने के लिए तैयार हैं। इसके बाद उवैस रब्बानी साहब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इस एतबार से कि वो दोबारा कोई अपने चैनल के ऊपर कोई बयान दें या पोस्ट शेयर करें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मेरे साथ आपके प्रोग्राम में बैठने के लिए रजामंद है या नहीं। कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। और लेकिन वो तो छोटू है ना, आप उसके साथ बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि उसने तो काफी ज्यादा आपको एक्सपोज करके रख दिया है। तो उस्ताद मोहतरम छोटू मोटू छोड़ें, अब इस बात को छोड़ दें। अगर वो मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब छोटू है ना, तो थोड़े मोटू से बैठ जाए ना, वो बैठे तो सही किसी के साथ। लेकिन मैं तो अला वजह बसीरत ये कह रहा हूँ कि आपने किसी के साथ नहीं बैठना। मुझे भी अब ये बात समझ आ चुकी है। वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब काफी मोटू हैं, और उनका एक बड़ा वजूद है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब आपकी इल्मी पैदाइश भी नहीं हुई थी 2012 से पहले, जैसे आप कहते हैं ना यूट्यूब पे उसकी पैदाइश नहीं हुई थी, तो ऐसे ही जब आपकी इस फील्ड में पैदाइश भी नहीं हुई थी ना, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का तब से हम डंका सुन रहे हैं, और वो अपने आप में बहुत बड़े हैं। उन्हें किसी की भी तायीद की जरूरत नहीं है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तायीद की जरूरत नहीं है उनको। वो खुद ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नाम है। तो उनके साथ आपको बैठना चाहिए, लेकिन आप नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप अपने चेले चपाटों को बस तसलियां देंगे कि मेरे साथ कोई बैठ ही नहीं सकता, किसी बड़े को हवाला लगवाएं। हाफिज उमर सिद्दीक साहब ने तो आपको कितनी इनामी रकम का चैलेंज किया हुआ है, बैठ जाए यार। वो तो ज़ुबैर अली ज़ई साहब उनको असिस्ट करते रहे हैं सर, तो उनके साथ ही बैठ जाए, लेकिन आप नहीं बैठेंगे। हम तो आपसे गुजारिश ही करते रहेंगे कि आप किसी से बैठे तो सही। और क्यों नहीं बैठेंगे, ये एक बंदा आया था कैसर अहमद राजा साहब, जिसने आपको एकदम से खोल खाल के रख दिया। तो होता क्या है कि जब आप लाइव बैठेंगे किसी के साथ, तो उस वक्त तो जवाब देने पड़ते हैं फौरन से, लेकिन ये मुश्किल है मामला। लेकिन 10 दिनों के बाद रिप्लाई करना, और वो भी वीडियो में, तो ये काफी आसान होता है, और आप वही करते रहेंगे। तो करते रहिए जनाब। हम तो ये कह रहे हैं कि आप कभी किसी के साथ नहीं बैठते, और हम चाहते हैं कि आप अगर उन लोगों के साथ नहीं बैठते तो आप ऐसे लोगों के साथ तो बैठते रहिए। मैं चाहता हूँ साहिल अदीम साहब के साथ बैठें, कैसर अहमद राजा के साथ बार बार बैठें, ताकि आपके अंदर कुछ ना कुछ उनसे भी आप सीखें और फिर आप इम्प्लीमेंट करें। जज़ाकुमुल्लाह।